यस क्वेश्चंस किए थे कल? यस सर। यस सर। यस प्रॉब्लम सर। ज़्यादा तो नहीं आ रही, प्रैक्टिस की जरूरत है। आज ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं तो आगे चलते हैं हम लोग, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो आज का दिन और लगा सकते हैं। बताइए, सर हो रहे हैं। बाकी सब बता दो कि प्रैक्टिस की जरूरत है क्या? बताइए। सर हो रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, इम्पल्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ए फ्लैट कार ऑफ मास कैपिटल M with a child of mass small m is moving with velocity v1. The child jumps in the direction of motion of car with velocity u with respect to of the car. Find the final velocity of the child and that of the car after jump. फ्लैट कार है ऑफ मास m, देखो क्वेश्चन ये है, ये फ्लैट कार हो गई, मास कैपिटल M, एक चाइल्ड है, ये चाइल्ड हो गया, ऑफ मास small m. This whole system is moving with velocity v1. फिर क्या होता है, फ्लैट कार से वो जंप कर जाता है, कौन? चाइल्ड जंप करता है, चाइल्ड जंप करता है विद स्पीड u, और ये u जो है, ये u इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, दिस u स्पीड इज, द चाइल्ड जंप्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार विद वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू द कार। तो ये है, चाइल्ड नहीं लेते हम उसको, मैं इसको बॉय मार्क कर रहा हूँ, है ना, बॉय। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ बॉय है विद रिस्पेक्ट टू कार, विद रिस्पेक्ट टू कार। तो आफ्टर जंप, अच्छा, इसकी ये यू स्पीड से जंप करता है कार से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी? और ये ऑलरेडी मूविंग है, अब पता नहीं इसका, इसको जंप करने के बाद क्या होगा। देखो, वैसे होता तो ये कि इसने इस साइड जंप किया है ना, तो उसको एक पुश मिलेगा, पुश जो मिलता है वो बैक साइड में मिलता है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, कल क्या था, कल मैंने जो बताया था, क्वेश्चनिंग कराया था इस तरह का, उसमें क्या था कि ये जंप करता है यू से और ये रेस्ट पर होती है। क्वेश्चन सेम था, ये भी बॉय की स्पीड थी रिस्पेक्ट टू कार, तो जब ये राइट साइड में जंप करता है तो कार को वेलोसिटी मिलती है लेफ्ट साइड में, कुछ वेलोसिटी मिली थी, है ना, ये कार को वेलोसिटी मिली थी कल, वो रेस्ट पर थी। आज क्या है, आज ये कार ऑलरेडी मोशन में है, इसको वेलोसिटी फिर से मिलेगी बैक साइड में, तो हो सकता है नेट वेलोसिटी इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, हो सकता है फॉरवर्ड में रहे, हमें नहीं पता है। एक चीज और भी थी कल, ये पर्सन भी बिफोर जंपिंग, ये बॉय जो है ये रेस्ट पर था, कार भी रेस्ट पर थी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज 0,
आज ऐसा नहीं है. Initially, car and boy both are moving with the same speed, with the speed of the whole system is moving. In fact, this whole system is moving with the velocity v1 in forward direction or towards right. दोनों में डिफरेंस है. तो आज हमें पता करना है कि जंप करने के बाद ये तो u वेलोसिटी से जंप कर जाएगा, u वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार से जंप करता है. तो हमें सिर्फ इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें पता करना है कि कार के रिस्पेक्ट में अगर ये u वेलोसिटी से जंप करता है तो उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है. और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कार की स्पीड कितनी है आफ्टर जंपिंग. आफ्टर जंप कार की स्पीड कितनी है, ये हमें पता करना है. क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. बोल दिया करो तुम, एक बच्चे से नहीं पूछता मैं सिर्फ. मतलब कम से कम 5 7 8 आवाज आनी चाहिए कम से कम. मतलब पूरी क्लास को बोलना चाहिए. पूछता पूरी क्लास से हूँ. चलिए, तो हमें अब अच्छा एप्लीकेशन कौन सी है, क्या लगाओगे तुम इसमें? एप्लीकेशन कौन सी है, कौन सा कंसेप्ट लगाने की सोच रहे हो तुम? क्या लगेगा कि बाहर से कोई फोर्स नहीं आया है, Sir. तो मैं लिखता हूं कि एफ एक्सटर्नल इज 0. इसका मतलब क्या हुआ? पी Momentum conserved. टोटल विल रिमेन कंजर्व. टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा. पी टोटल रिमेन कंजर्व. हम क्या लिखते हैं? तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. वेक्टर फॉर्म में होता है ये टोटल सिस्टम का, है ना. तो पी आई हम लिखना चाहें तो पी आई इनिशियल मोमेंटम इज, दोनों राइट साइड में जा रहा है पूरा सिस्टम, तो हम मान लेते हैं राइट साइड में इसकी वेलोसिटी v1 है. सॉरी, राइट साइड इज पॉजिटिव. हम मान लेते हैं कि राइट साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट विल बी नेगेटिव. और इनिशियल मोमेंटम अगर देखें इसका, तो टोटल पूरा सिस्टम एक साथ ही चल रहा है. m प्लस एम v1 और राइट साइड में है तो राइट को हम पॉजिटिव पुट कर लेंगे बाद में. ये इनिशियल मोमेंटम है. इनिशियल मोमेंटम. फाइनल क्या हुआ? इसकी स्पीड तो बॉय की स्पीड, अब तो हमें किसी की स्पीड पता ही नहीं है ना. हमें तो पता ही नहीं किसी की स्पीड, हमें तो पता करनी है. तो हम मान लेते हैं कि आफ्टर जंपिंग दिस दिस कार इज मूविंग, दिस कार इज मूविंग विद स्पीड v2. मैं ऐसे मान लेता हूँ. अब v2 अगर रिवर्स होगा तो फिर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, हमें इतना नहीं सोचना है ना. हमने माना v2 राइट में कि आफ्टर जंपिंग velocity of car is in the same direction but with different magnitude v2, और हमने सही माना है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा. और हमें हमें लगा कि पता नहीं पीछे ही तो नहीं गई होगी, तो हमारा आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा. अब हमें इतना नहीं सोचना. ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लास्ट में जो आएगी ना, वो डिसाइड कर देगी कि हमने जो v2 लिया वो सही लिया था क्या. ठीक है, मैं मानता हूँ कि राइट साइड में जाता है ये v2 वेलोसिटी से. तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम होगा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार, तुम्हें दिया हुआ है, ये होगा वी बी माइनस वी सी. मुझे एब्सोल्यूट स्पीड चाहिए, सॉरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ये होगा वी बी सी प्लस वी सी. तो ये तो बॉय की स्पीड हो गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और वी सी जो है वी सी, तो उसको ना भी मानो तो भी चल जाएगा. वी सी इसकी स्पीड आफ्टर जंपिंग, वी सी स्पीड है, और वेक्टर साइन ऊपर लगाया हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आएगा, क्योंकि मैंने ले लिया ना रेफरेंस. रेफरेंस ले लिया है मैंने. पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव आया तो राइट में जाएगी कार, और नेगेटिव आ गया तो लेफ्ट में. तो पी फाइनल हम लिखते हैं, पी फाइनल इज, पहले बॉय का लिख देते हैं मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार. ये फाइनल मोमेंटम है. तो फाइनल मोमेंटम अगर देखें तो वी बी तो हमें पता है इन टर्म्स ऑफ वी बी सी प्लस वी सी, क्योंकि हमें वी बी सी दिया हुआ है, प्लस एम बी सी. और टोटल मोमेंटम सेम रहेगा. हाँ, सिंस पी आई इज इक्वल टू पी एफ, हम लिख सकते हैं m प्लस एम v1 इज इक्वल टू m vbc प्लस mbc प्लस
ये वैल्यू तुम्हें पता है, वीबीसी पता है ना कितने, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार कितना है, ये वेलोसिटी कितनी है बताओगे? U. ये यू है, और राइट में या लेफ्ट में? Right राइट में या side. लेफ्ट में? राइट साइड में, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे। और वीसी तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। v1 भी गिवन है, हाउ सिस्टम इज मूविंग विद v1, तो m प्लस एम v1 m u vbc इज u टुवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव u प्लस m प्लस m vbc, हम लिख सकते हैं इसको m प्लस m v1 माइनस mu इज इक्वल टू m प्लस m vc। और वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो आ गई हमारे पास m प्लस m v1 माइनस mu बाय m प्लस m, तो ये हो जाएगा v1 माइनस m बाय m प्लस m। ये वेलोसिटी ऑफ कार है, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है अब तक डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि v1 की वैल्यू और u की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब सपोज ये 10 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, सब कुछ दिया होगा ना, तो ओवरऑल वैल्यू लास्ट में नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है, वो तुम्हें बता देगी। अभी पैरामीटर्स की टर्म्स में तो हम क्या बताएं कि v1 इज ग्रेटर और दिस टर्म इज ग्रेटर, हमें नहीं पता है, तो अभी हम कुछ कह नहीं पाएंगे कि किस साइड गई है कार। हाँ, पर इसकी वेलोसिटी अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, तो ओवरऑल जो नंबर है वो v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है। हाँ, दोनों टर्म पॉजिटिव होती तो हम कह देते भाई दोनों ही पॉजिटिव है, तो चांसेस नहीं है नेगेटिव होने के। दोनों नेगेटिव होती तो भी हम कह देते कि नेगेटिव ही आएगी। अब तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, पता नहीं कौन सा नंबर बड़ा है ना। यू पर भी डिपेंड करता है, दोनों के मास के मास जो कितने दिए हुए हैं उन पर भी डिपेंड करता है, सब कुछ पर डिपेंड करता है, तो हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। और की जो वेलोसिटी है हमारी ये आ गई, तो वेलोसिटी ऑफ कार है, हमें वेलोसिटी ऑफ कार कैलकुलेट करनी थी, एक काम तो हमारा हो गया, और साथ साथ हमें वेलोसिटी ऑफ बॉय भी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय। और ये हमने देखा कि ये है वी बी सी प्लस वी सी, वेलोसिटी ऑफ, ये तो यू है और राइट में ये तो प्लस यू प्लस वी सी हमने कैलकुलेट कर लिया, वी वन माइनस एम यू बाई एम प्लस एम, और उसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आता है वी वन माइनस एम बाई एम प्लस एम, है ना, देखना सही तो लिखा है ना मैंने, ये वेलोसिटी ऑफ बॉय है जब वो जंप कर गया तो। एम यू पॉजिटिव एम यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस एम यू बच जाएगा, तो प्लस हो गया ये ना, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ठीक है, हम देखो ये वी भी जो है टुवर्ड्स राइट ही है, क्योंकि ये टर्म भी पॉजिटिव और ये टर्म भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली कि पॉजिटिव, और हमें पता भी है तो राइट साइड में जंप किया है उसने, तो और हमें पता भी है कि उसने राइट साइड में जंप किया है, गिवन है क्वेश्चन में। तो ये था, अगर मूविंग सिस्टम से एक मास जो है डी अटैच हो जाता है, मूविंग सिस्टम से एक मास अगर डी अटैच हो जाए, तो उस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं। एक केस और रहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग के ऊपर है, उसके बाद बस आगे चलेंगे, इम्पल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया Yes, sir. बाकी सभी को? अब तुम्हारी खामोशी का मतलब हम ना समझें, क्या बोल दो ना सर, नहीं आया दोबारा बता देते हैं, दोबारा समझना है क्या, यस सर। दोबारा? सोनिया क्या है ऐसे ही समझ में आ गया, या दोबारा का यस है, या समझ में आने का यस है? सोनिया सर आ गया समझ। आ गया, ठीक है, आवाज करते तो नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आ गया। अगर कुछ और है किसी को समझना है तो बोल दो, या चैट पर भी देख देख लूंगा मैं, चैट पर डाल दो आवाज नहीं आ रही है तो। अब मैं आगे चलता हूँ, लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग, एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ। A light spring of spring constant K is kept compressed between two blocks of mass M and capital M. देखिए
ये एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ है ये, इसको कंप्रेस कर दिया, एक साइड जो मास है कैपिटल एम है और एक साइड जो है वो स्मॉल एम है, कंप्रेस कर दिया। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ये है भाई, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, कंप्रेस करके रखा हुआ है इस तरह से। और इसको इस स्टेट से कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड, तो यहां से इसको कंप्रेस किया और फिर यहां से रिलीज कर दिया। इससे कंप्रेशन कुछ तो होगा ही, एक्स मान लेंगे हम लोग, जरूरत पड़ी तो एक्स मान लेंगे। when release the block acquires velocity in the opposite direction, ये हमें पता है, ऑब्वियस है कि इसमें ये मान लेते हैं कि ये जो है ये डेल्टा x1 है और ये डेल्टा x2 है, और मैं मान लेता हूँ टोटल जो कंप्रेशन है दैट इज डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, पर मैं टोटल यूज करके शायद हमारा काम चल जाएगा, है ना। एक साइड से डेल्टा x1 कंप्रेशन है सपोज, एक साइड से डेल्टा x2 कंप्रेशन है, या तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, उसको मैं हटा देता हूँ, टोटल कंप्रेशन मान लेते हैं अभी, तो कंफ्यूज मत होना तुम। टोटल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, टोटल जो कंप्रेशन है इस साइड से और इस साइड से मिला करके वो डेल्टा एक्स या एक्स है, ठीक है। तो जैसे इसको व्हेन कंप्रेस स्प्रिंग इज रिलीज, तो इनको ना वेलोसिटी मिलती है, इनका वेलोसिटी मिलती है, दोनों वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, एक इधर करेगा, सपोज कैपिटल एम v1 वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है और ये v2। When released, the blocks acquire velocities in opposite direction. The spring loses contact with the blocks. अच्छा, ये इससे अटैच नहीं है, ये अटैच नहीं है, ये अटैच नहीं है, यहाँ से अटैच नहीं है, ये बस उसको कंप्रेस करके साथ रखे हुए हैं, और जैसे ही कंप्रेस हो जाएगा तो स्प्रिंग तो यहीं रह जाएगा और ये ब्लॉक्स भाग जाएंगे छोड़ के उसको। एम जो है राइट साइड में चला गया और स्मॉल एम जो है वो लेफ्ट साइड में चला गया। मतलब और उसको डायग्रामेटिकली ठीक करता हूँ, तो उसको कब कांटेक्ट छोड़ेगा, अगर ये इससे कनेक्ट नहीं है, अटैच नहीं है स्प्रिंग से, मास बस ऐसे ही कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो कब कांटेक्ट छोड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है? नेक्स्ट लाइन में करते हैं हम लोग ये चीज, कांटेक्ट कब छोड़ेगा? स्प्रिंग इनको पुश करेगा, स्प्रिंग इनको पुश करेगा, कब तक पुश करेगा स्प्रिंग? जब तक कि स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तब तक इनको पुश करेगा। उसके बाद जब ये अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंचेगा वापस, स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ में आएगा, नेचुरल लेंथ मैंने यहाँ ली है, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। अब जब यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पर पहुंचता है ये, तो ये इसकी वेलोसिटी v1 हो चुकी है और इसकी वेलोसिटी मैं मानता हूँ कि v2 हो चुकी है। v1 राइट साइड में, v2 राइट लेफ्ट साइड में, ये दोनों चलने लगे। और यहाँ पर अब क्या होगा, ये वेलोसिटी एक्वायर कर चुके हैं, फर्दर पुश नहीं करेगा, फर्दर पुश, हालांकि स्प्रिंग एलोंगेट होगा, स्प्रिंग अभी भी और स्ट्रेच करेगा, बाहर तक जाएगा, पर वो उसकी स्पीड जो है अब उसके ऊपर, क्योंकि अब जब इसमें स्ट्रेचिंग होने लगेगी, अब यहाँ तक तो नेचुरल लेंथ है, ये तो नेचुरल लेंथ है, इसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेशन खत्म हो गया, इसके बाद स्प्रिंग बाहर जाएगा, इस साइड भी एक्सटेंड होगा और इस साइड भी एक्सटेंड होगा स्प्रिंग। पर अब जो हम बोलेंगे वो होगा कि स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होता है, और जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग के अंदर वो इस डायरेक्शन में लगने लग जाएंगे, इधर फोर्स लगेगा एफ और एफ, क्योंकि अगर तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। पहले कंप्रेस किया था तो स्प्रिंग में जो फोर्स था वो बाहर की तरफ था, और उस फोर्स की वजह से ही दोनों मास को स्प्रिंग ने पुश किया, ठीक है। जब ये अपने नेचुरल लेंथ में पहुंच जाएगा और उसके बाद जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, तो स्प्रिंग में स्ट्रेच हो, जैसे ही वो स्ट्रेच होने लगेगा, स्प्रिंग में फोर्स जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, फोर्स हालांकि स्ट्रेच होता रहेगा, पर तब तक वो वेलोसिटी एक्वायर कर चुके हैं। इस पॉइंट पर स्प्रिंग तो कोशिश करेगा कि मैं वापस अब और इलोंगेट ना करूं, हालांकि होता रहेगा पर और इलोंगेट ना करूं, और ये दोनों मास जो है इसका कॉन्टेक्ट छोड़ के चले जाएंगे। नेचुरल लेंथ पर आने के बाद कुछ टाइम के बाद पिक्चर पता है कैसी होगी, अगर एक डायग्राम नेक्स्ट अगर हम देखें,
नेक्स्ट एक और देखें हम लोग, तो कुछ टाइम के बाद पिक्चर कुछ ऐसी होगी। फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी एक्वायर कर चुके हैं यहाँ कॉन्टैक्ट छोड़ देंगे, ना कोई फ्रिक्शन है ना स्प्रिंग से कोई कॉन्टैक्ट है, तो ऑब्वियस है ये आगे जाएगा, एम आगे जाएगा, उसकी वेलोसिटी v1। ये एम भी है, स्मॉल एम भी आगे जा चुका होगा इस साइड, इसकी वेलोसिटी v2, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, फ्रिक्शन वगैरह नहीं दिया है। और स्प्रिंग बेचारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे पीछे रह जाएगा, दोनों साइड एक्सटेंड तो हो जाएगा, बाहर तो निकल जाएगा, पर ये दोनों कॉन्टैक्ट छोड़ चुके होंगे। ये पूरी पिक्चर समझ में आई? ये क्वेश्चन इसी इस डायग्राम से सोल्व होगा। ये पहले नेचुरल लेंथ थी, हमने कुछ कंप्रेस किया तो इनिशियल कंप्रेशन मैं मान लेता हूँ, इनिशियल कंप्रेशन in the spring, डेल्टा एक्स मैंने ऊपर लिया, यही है डेल्टा एक्स मान लिया मैंने कि हमने इसको डेल्टा एक्स से इसको कंप्रेस किया था। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, ये तो इसी सिचुएशन जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग और मास की, वो ये है। दस इसने लिखा भी है वैसे आगे, द स्प्रिंग लॉसेस द कांटेक्ट विद द ब्लॉक्स व्हेन इट एक्वायर्स नेचुरल लेंथ। जब नेचुरल लेंथ में वापस आता है ना स्प्रिंग, तो कांटेक्ट को छोड़ देता है, कांटेक्ट छोड़, दोनों ब्लॉक जो कांटेक्ट छोड़ के चले जाते हैं। तो एम जो राइट साइड में चला गया, स्मॉल एम लेफ्ट साइड में चला गया। इफ द स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस, ये भी दिया हुआ है, इनिशियल कंप्रेशन भी तुम्हें दिया हुआ है, एक्स है, डेल्टा एक्स की वैल्यू एक्स दी हुई है। फाइंड द फाइनल स्पीड, फाइंड द फाइनल स्पीड बताओगे? फाइंड द फाइनल स्पीड कैसे करोगे? Conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिखेंगे? देखिए यहां से हमने सिस्टम को रिलीज किया, हम यहां पर आते हैं वापस, यहां पर सिस्टम को रिलीज किया, सेंटर ऑफ मास का यहां होगा, मान लेते हैं पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है, ये है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है। कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करेंगे तो छोड़ दिया, अब कंप्रेस करेंगे उसको रिलीज कर दिया, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, कंप्रेशन के बाद इसको रिलीज कर दिया मींस बाहर से कोई फोर्स नहीं है, और बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? यहाँ देखो उसको जब रिलीज किया तो स्मॉल एम रेस्ट पर है, कैपिटल एम रेस्ट पर है, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर है, और बाहर से कोई फोर्स आएगा नहीं, बस हमने इसको रिलीज किया है, बाहर से कोई फोर्स आएगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यही रहने वाली है, सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा। बाहर से कोई फोर्स नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, पूरा सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बाहर से कोई फोर्स नहीं है, पर एक फोर्स है स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। स्प्रिंग मास तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, ये तो हमारे सिस्टम का पार्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक फोर्स है के डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स कंप्रेशन है तो के डेल्टा एक्स इसमें कंप्रेशन सॉरी फोर्स है, और वो फोर्स इंटरनल फोर्स है, वो फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगा इस सिस्टम का। तो इनिशियल मोमेंटम मैं लिखता हूँ पहले, इनिशियल मोमेंटम तुमने मुझे बताया कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ इनिशियल मोमेंटम विल फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो। ठीक है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो, तो फाइनल भी जीरो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यही मतलब वो इस बात का। फाइनल मोमेंटम लिख सकते हो तुम एम कैपिटल एम v1 प्लस स्मॉल एम v2 इज जीरो, वेक्टर फॉर्म में। अगर तुम मैग्नीट्यूड लिखना चाहो, राइट साइड इज पॉजिटिव लेफ्ट इज नेगेटिव, तो राइट को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मैं लिखूंगा एम v1 माइनस एम v2 इज जीरो, तो इन दोनों में रिलेशन आ गया, एम v1 इज इक्वल टू एम v2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मोमेंटम का डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेट मोमेंटम जीरो है, ये आ जाता है। पर यहाँ से तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ, दो वेरिएबल है, नेक्स्ट क्या बताओगे तुम लोग? तुमने मुझे बताया मोमेंटम कंजर्वेशन, मैंने लगा दिया, ये आ गया, पर मुझे अब तक वेलोसिटी पता नहीं लगी, ना तो मुझे v1 पता है ना v2 पता है। v1 पता होता तो v2 कैलकुलेट कर लेते। दो वेरिएबल एक इक्वेशन बना पाए हो तुम अभी तक? तुमने एक इक्वेशन बताई है मुझे, दो वेरिएबल है एक इक्वेशन है,
दो वेरिएबल की दो इक्वेशन चाहिए होती है। फिर से देखो क्वेश्चन को, ऊपर कुछ दिखाई देता है क्या तुम्हें? कुछ और कर पाओगे? यही तो है क्वेश्चन। कुछ और कर सकते हैं हम इसमें? बताइए। सर कंप्रेस करने की वजह से स्प्रिंग में जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक में होगी। एनर्जी कंजर्वेशन। जो फोर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो फोर्स देखो कौन कौन से है। नॉर्मल फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी सरफेस पर तो रखे ही होंगे ये लोग, कोई सरफेस तो होगी। नॉर्मल फोर्स mg, नॉर्मल और mg दोनों वर्टिकल में है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स जो है हॉरिजॉन्टल में है। ना तो नॉर्मल वर्क करेगा ना mg वर्क करेगा। सर स्प्रिंग का फोर्स है जो यहाँ वर्क कर सकता है। स्प्रिंग का फोर्स है जो यहाँ वर्क कर सकता है। कितना वर्क करेगा? सॉरी, स्प्रिंग का फोर्स, और स्प्रिंग जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी टोटल एनर्जी। तो हम लिखेंगे, अगर एक ही फोर्स है यहाँ पर जो वर्क करता है वो कंजर्वेटिव है, तो हम लिखेंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। तो डेल्टा यू तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल ऑफ स्प्रिंग प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल। उसने कहा है कि यहाँ पर उसने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया तो हमें इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ये हटा देते हैं। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, फाइनल तो जीरो हो जाएगी। फाइनल कितनी होगी? नेचुरल लेंथ में आ गया वो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज जीरो माइनस इनिशियल, इनिशियल कंप्रेशन कितना था? एक्स, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो स्प्रिंग की एनर्जी के बारे में बात हुई। प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो कंप्रेशन में था, उसको कंप्रेस करके रखा हुआ था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओगे कितनी होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, दोनों रेस्ट पर थे स्टार्टिंग में, इज इक्वल टू जीरो। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब दो इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल है, यहाँ से एक ले आओ कोई भी। v2 ले आते हैं, v2 इज कैपिटल M v1 बाय स्मॉल m, और v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m स्मॉल m, और v2 की वैल्यू हमने देखी m v1 बाय स्मॉल m होल स्क्वायर, ये v2 की वैल्यू है, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हमें v1 कैलकुलेट करने हैं, तो v1 यहाँ भी है और v1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम लिखते हैं v1 स्क्वायर कॉमन, हाफ m प्लस हाफ m m स्क्वायर बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल, हाफ तीनों टर्म्स में हाफ भी हाफ सारे कैंसिल हो गए। v1 स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे तो mm प्लस m स्क्वायर बाय स्मॉल m नहीं, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो v1 जो है v1 स्क्वायर इज m के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से कैपिटल M कॉमन ले सकते हैं, m इंटू एम प्लस एम, और v1 मुझे चाहिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ, v1 इसका रूट, इसका रूट, ये तुम्हारा v1 है। और v2 अगर तुम देखोगे, v2 तो m v1 है ना, m v1 बाय स्मॉल m, तो स्मॉल m अगर अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे स्मॉल m आ जाएगा। सर तो ऊपर कैपिटल M और स्मॉल m ये इंटरचेंज हो जाएंगे। v2 अगर तुम करोगे, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम अपने आप से करके देख सकते हो, के एक्स स्क्वायर बाई m प्लस m।
ये वैल्यू जो है ना यहाँ से ये V2 मैंने ये हमारे पास V2 की वैल्यू ये होती है MV1/N। तो V1 जो ये आया यहाँ पुट कर देंगे, ये V1 यहाँ पुट करेंगे तो V2 आ जाएगा। ये V1 V2 आ गए, ठीक है। ये Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया? ये आ गया समझ में? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं, अब आगे स्टार्ट करते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स करें स्टार्ट। छोटा सा इम्पल्स, उसके 1-2 क्वेश्चन करा देंगे। इम्पल्स आज कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करा देंगे आज। फिर कल कल जो है बारी आ जाती है कॉलेजन की, फिर कल कॉलेजन स्टार्ट करते हैं। और तो 3 क्लास हैं तो 3 क्लास बहुत है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इवन संडे भी हम लेंगे इस बार। तो कंप्लीट हो जाएगा इस वीकेंड तक सिलेबस। तो अभी मैं इम्पल्स स्टार्ट करता हूँ। देखिए इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स एक सडन फोर्स होता है। तुम किसी चीज को जाके, जैसे किसी चीज को एकदम से कैसे किसी को पंच मारते हो, वो जो तुम पंच मारते हो तो वो एक फोर्स तुम लगाते हो ना, दैट इज इम्पल्स। ए फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ए फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इस इम्पल्स, ये इम्पल्स होता है। तो एकदम से तुम पुश करते हो, किसी को जाके धक्का मारते हो, तो धक्का मारते नहीं रहते उसको कि पुश करके खड़े हो गए अब उसको धक्का लग रहा है बहुत देर तक, ऐसा नहीं होता। जाके धक्का मारते हो एकदम से, और एक बार उसको पुश करते हो और पीछे हट जाते हो। मतलब तुमने फोर्स लगाया पर बहुत कम टाइम के लिए। हम क्रिकेट खेलते हैं तो बैट बॉल जो होता है ना, हम बॉल को हिट करते हैं बैट से, बॉल पर फोर्स लगाते हैं। जो फोर्स बॉल पर लगाता है, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। और फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स होता है ना, उस उस फोर्स को इम्पल्स बोलते हैं, वही इम्पल्स है। हालांकि कैलकुलेशन सेम नहीं है, पर फोर्स तो इम्पल्स क्या होता है, एकदम से तुम कोई चीज जर्क, जिसको हम बोल सकते हैं एकदम से जर्क जो होता है, वो भी इम्पल्स में काउंट होता है। एक एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं कि सपोज एक एक जो है ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, ये बॉल है। स्ट्रिंग इससे आपने इसको ऐसे उसको रिलीज कर दिया, रिलीज फ्रॉम हियर। तो जब स्ट्रिंग जो एकदम से स्ट्रेट होगी, जब बिल्कुल नीचे आएगा ये बॉल नीचे, जब नीचे आएगी बॉल, तो इसमें एकदम से ना स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स सेट होगा, और वो फोर्स जो एकदम से जार्क, हम उसको बोलेंगे दैट जार्क विल बी इम्पल्स। तो फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज इज नोन एज इम्पल्स। मैथमेटिकली ये अलग होता है, फोर्स ही नहीं होता। मैथमेटिकली हम उसको ऐसे नहीं देखते। मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, कितने टाइम के लिए तुमने फोर्स लगाया है, वो टाइम और फोर्स दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इम्पल्स होता है। मैथमेटिकली इम्पल्स इज, क्योंकि ये टाइम जो है, ये टाइम स्मॉल टाइम होता है, स्मॉल टाइम, और स्मॉल टाइम को हम dt लेते हैं, dt। यूनिट तुम लिखना चाहो तो यूनिट तुम समझ ही गए, तो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूटन सेकेंड यूनिट हो गई। तो जे, जे इसका सिंबल यूज करते हैं, जे आई भी लिखते हैं कुछ बुक्स में।
मैं जे यूज करूंगा, जे, एफ डी टी, इंटीग्रेशन फॉर टी इनिशियल टू टी फाइनल, T1 टू T2, कितने टाइम के लिए, कौन से, मतलब टाइम की लिमिट है, टाइम या वेरिएबल है, तो T1 से लेके और T2 टाइम तक तुमने फोर्स लगाया, तो एफ डी टी। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि dp बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, तो dp इज इक्वल टू एफ डी टी, ये होता है। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड, तो ये dp जो है वो डेल्टा पी आ जाता है इंटीग्रेट करने के बाद, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तुम सब जो जो ये तुम्हारा लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अल्टीमेटली तुम यहां से कंक्लूड करते हो कि इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी तो है ही, वो तो है ही, वो तो उसकी बेसिक डेफिनेशन है, पर उसको हम लोग ऐसे भी देखेंगे, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। एक फोर्स, और ये फोर्स जो होता है ना, फोर्स जो है, इस फोर्स के बारे में खास बात क्या रहती है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये, रिलेटिवली हायर इन मैग्नीट्यूड। ये फोर्स होता है ना, बहुत लार्ज फोर्स की हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा रहता है इसका, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तुम, मैंने बात की कि बैट से बॉल को हिट करते हैं, तो एक बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है बैट बॉल के ऊपर। हम पंच किसी को मारते हैं, थप्पड़ किसी को मारते हैं, ये सब फोर्स बहुत ज्यादा, हम पूरी ताकत लगा के सोचते हैं कि उसको थप्पड़ मारें। और जब हम बात करें पुश करने की, तो पुश हम शायद धीरे करते हैं। किसी को गिराना है, तुम जाके बहुत ताकत के साथ उसको धक्का मारते हो, है ना, तो वो सब इम्पल्स में काउंट होता है। तो टाइम बहुत कम होता है, dt टाइम बहुत कम, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड रिलेटिवली हायर रहता है। और हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं कि एफ और डी टी, उसको एफ फोर्स एंड टाइम का मल्टीप्लीकेशन, फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट। और हमें पता है कि ग्राफ्स में अगर बात करें, ग्राफ्स में अगर बात करें, तो प्रोडक्ट को मैंने कैसे पढ़ा था, प्रोडक्ट को कैसे पढ़ा था हम लोगों ने, प्रोडक्ट मतलब होता है एरिया। area. और तो इसका मतलब ये हो कि एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, ये तुम्हें आ सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है, तुमसे पूछा गया चेंज इन मोमेंटम, या तुमसे पूछा गया इम्पल्स, तो फोर्स और टाइम का ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ gives you gives इम्पल्स और चेंज मोमेंटम, इम्पल्स और, तो देखो, इम्पल्स को तुम सिर्फ ऐसे याद मत रखो कि फोर्स इंटू टाइम होता है, ये तो ठीक है, इम्पल्स और चेंज मोमेंटम एक ही बात है, ऐसे भी याद रखो। ठीक है, सपोज हमें कोई एफ टी कर्व दी हुई है, ये एफ टी कर्व है, सपोज ये फोर्स एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, एफ टी कर्व जो है उसकी वो ये है, ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है, तो हमसे पूछा गया कि बताओ डेल्टा पी कितना होगा, तो हमने कहा ये एरिया कैलकुलेट कर लो, ये एरिया, ये जो एरिया है, एरिया डेल्टा पी, तो उसको हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं कि जे इम्पल्स जो है, तुम ऐसे लिखोगे, एफ डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, जो भी लिमिट है इसकी, इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये तुम्हारा इम्पल्स है, और इम्पल्स इतना ही है, इम्पल्स है भी इतना ही, खत्म हो जाता है। इसकी एप्लीकेशन तुम्हें थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, पर है इतना सही। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, a block of mass m and a pan of equal mass are connected by a string.
block of mass m and a pan of equal mass are connected by a string going over a स्मूथ पुली सिस्टम दिया हुआ है, दोनों साइड हैंग किया हुआ है, एक ब्लॉक को एक पैन को. इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, दोनों साइड सेम मास है तो रेस्ट पर है सिस्टम. इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट. देन एक पार्टिकल और है, देन ए पार्टिकल ऑफ मास. हालांकि दिया तो ये सेम ही मास है, लिखा तो सेम ही है, पता नहीं है अलग है क्या, एम प्राइम हो सकता है, कुछ और भी था, पर अभी सेम लेके करते हैं हम लोग, जो भी कुछ होगा देखेंगे. पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m फॉल्स ऑन पैन, पैन के ऊपर आके गिरता है, एंड स्टिक्स टू इट, एंड स्टिक्स टू इट. फाइंड द स्पीड with which system moves. Moves just after the collision. Just after the collision. देखिए ये हमारा सिस्टम ये है, ये एक ब्लॉक है और ये पैन सिस्टम है, ये पैन है. ये पार्टिकल ऑफ मास m है, ये भी m मास है, सबके मास सेम दिए हुए. ये v वेलोसिटी से नीचे आता है, ग्रेविटी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये v वेलोसिटी से आता है और आके इसको हिट करता है. v u ले लेते हैं, वेलोसिटी दी है इसने v ना. फाइंड द स्पीड फॉल्स ऑन द पैन एंड स्टिक्स टू इट. स्पीड नहीं दी है इसने. पैन विद ए स्पीड यहाँ पैन विद ए स्पीड, मैं यू लिख रहा हूँ, यू स्पीड से आता है ये, है ना, वी बाद की स्पीड ले लेंगे, यू, ये यू स्पीड से आता है और आके इस पैन को हिट करता है. उसके बाद क्या होगा, और इसको स्टिक कर जाता है, एंड स्टिक्स टू इट. उसके बाद क्या होगा देखो, हम मानते हैं कि ये ऊपर जाएगा, पता है हमें ये बात, ऊपर जाएगा और ये पैन जो है नीचे की साइड चलने लग जाएगा. पार्टिकल बीच में ही आ गया, अब पार्टिकल उसको स्टिक भी कर गया तो ये भी m है. तो अगर ये वेलोसिटी v से जाता तो ये ऊपर जाता होगा v से, जस्ट आफ्टर कोलिजन. ये सिचुएशन हमें दिखाई देती है, जस्ट आफ्टर कोलिजन. तो मास तो सारे सेम है. तो देखो जैसे ही ये आके इसको हिट करेगा ना, जैसे आके इसको हिट करेगा तो स्ट्रिंग में एक इम्पल्स आएगा, एक जर्क है ना, जिसको बोलते हैं जर्क आएगा. उस जर्क की वजह से ये जो है ये मूव करने लगते हैं. देखिए हम मान लेते हैं J1 इज द इम्पल्स
वो आके उसको हिट करेगा ना, वो पार्टिकल जो आएगा, पार्टिकल आके हिट करेगा किसको, पैन को। तो एक इम्पल्स तो वहां पर हुआ बिटवीन पार्टिकल एंड पैन। एक सेकंड रुकना है ना, एक सेकंड। हाँ जी, देखिए इम्पल्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो पहले पार्टिकल जो है पैन को आके हिट करता है। तो पार्टिकल एकदम से आके हिट करेगा, और हिट करना मतलब इम्पल्स होता है। तो पहला इम्पल्स पार्टिकल और पैन के बीच में, तो J1 इज द इम्पल्स बिटवीन पार्टिकल एंड पैन। और फिर उस इम्पल्स की वजह से J1 जो इम्पल्स आया है, उस इम्पल्स की वजह से वो पैन सडनली मोशन में आ जाता है, और सडन मोशन ऑफ पैन की वजह से स्ट्रिंग में एक इम्पल्स सेट होता है। उस इम्पल्स को हम लेते हैं J2। J2 is the impulse of spring. Impulse imparted to the block, जो ब्लॉक है उसको इम्पल्स मिलेगा by ब्लॉक एंड पेन, दोनों को मिलेगा ना, ब्लॉक एंड पेन। तो स्ट्रिंग में जो जर्क आएगा उसकी वजह से पेन को भी इम्पल्स मिलेगा और ब्लॉक को भी। देखिए पहले हम पार्टिकल की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। पार्टिकल, फॉर पार्टिकल J1 इज इक्वल टू, मैंने बोला था डेल्टा पी। बताओ कि डेल्टा पी फॉर द पार्टिकल कितना होगा। डेल्टा पी फॉर पार्टिकल, तो पहले मोमेंटम देख लो कितना, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सब चेक कर लो इसका। पहले मोमेंटम कितने हैं, इस J1 इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल कितना है इसका, P फाइनल कितना है भाई, पार्टिकल का, पार्टिकल की बात चल रही है, पार्टिकल की बात चल रही है। फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अगर हम देखें कितना होगा फाइनल मोमेंटम, ये पूरा सिस्टम सेम स्पीड से नीचे आता है। अब तो स्टिक कर गया ना वो, अब तो पार्टिकल स्टिक कर गया पेन से, तो पार्टिकल का मास इनटू पार्टिकल की वेलोसिटी, ये मोमेंटम है। सारे डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, अपवर्ड नेगेटिव माइनस। क्या लिखोगे, माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल mu, mv माइनस mu, ये पार्टिकल के लिए। अब पेन पर आ जाओ, फॉर पेन, पेन के लिए क्या लिखोगे, पेन पर तो दो इम्पल्स है। पेन को अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो पेन ऐसे बनेगा, इसमें एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में तो ऊपर की तरफ J2 हो गया, और यहाँ पर पार्टिकल आके हिट किया तो ये J1 है। क्या लिखोगे, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव J1 माइनस J2।
डेल्टा पी ऑफ पैन J1 माइनस J2 कितना होगा J1 माइनस J2 बताओगे? तो फाइनल मोमेंटम ऑफ पैन, फाइनल मोमेंटम बताओगे कितना होगा? फाइनल मोमेंटम पार्टिकल पैन का मास है m और वेलोसिटी ऑफ पैन इज सेम v, सब वे सेम वेलोसिटी चलने लगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ पैन इज 0, तो J1 माइनस J2 इज mv। अब हम आते हैं ब्लॉक के लिए। फॉर ब्लॉक, ब्लॉक तो एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, बस स्ट्रिंग है, वो कितनी है? J2 है, और ब्लॉक जा भी ऊपर है v वेलोसिटी से। क्या लिखोगे? अपवर्ड इज नेगेटिव, तो माइनस J2 इज इक्वल टू माइनस mv लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो J2 की वैल्यू जो है वो mv आ गई। J2 की वैल्यू अगर mv आई है यहाँ पर, तो यहाँ पुट करते हैं J2 अगर mv है, तो यहाँ से हम देखते हैं J1 इज इक्वल टू J2 प्लस mv, तो J1 जो है वो 2mv हो गया। ये 2mv है। तो थर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं, पार्टिकल के लिए तो अपवर्ड इंपल्स मिलेगा। थर्ड इक्वेशन, तो माइनस J1, ये पार्टिकल की इक्वेशन, माइनस J1 इज इक्वल टू mv माइनस mu, ये है। तो माइनस J1 मतलब J1 इज 2mv, 2mv इज इक्वल टू mv इज माइनस mu, और यहाँ से v आता है, तुम v अगर देखोगे तो u/3, u/3, m से m कैंसिल और ये सब कैंसिल होने के बाद u/3 आता है। मतलब पैन की वेलोसिटी v है, v/3 है, जो u/3 सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो थी ना, वो पार्टिकल की वेलोसिटी u थी। हिट करने के बाद, स्टिक करने के बाद तीनों सेम स्पीड से चलते हैं v से। पैन और पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं विद स्पीड u/3, और ब्लॉक ऊपर जाता है विद द सेम स्पीड u/3। तो ये इम्पल्स, इम्पल्स वैसे तो ऐसे क्वेश्चन कॉलेजन वाले इम्पल्स के क्वेश्चन तुम्हें कम ही मिलेंगे, तुम्हें सिंपल सिंपल मिलते हैं कि एफ डी टी दे दिया, एफ और टी में फंक्शन दे दिया, इंटीग्रेट कर लो, प्रोडक्ट कर लो, एरिया निकाल लो, ये सब मिलते हैं नीट में। और एक क्वेश्चन और कल करूंगा मैं अब तुम्हें। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कितना काम कर लिया? क्योंकि मेरा 70% काम जो है हो चुका है सेंटर ऑफ मास का। मेरे पास एक टॉपिक बचता है कॉलिजन, और एक वेरिएबल मास सिस्टम है। वेरिएबल मास सिस्टम मोमेंटम कंजर्वेशन पर ही डिपेंड करता है, हालांकि यही इसी की एप्लीकेशन है वो। पर जितने अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर लोगे मोमेंटम कंजर्वेशन की, उतना अच्छा समझ में और उतना जल्दी समझ में आएगा वेरिएबल मास सिस्टम। तो 70%। हाँ जी, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार वापस बता दो। हम बताते हैं, एक मिनट। तो जितना जल्दी हो सके अपना सारे क्वेश्चंस कर लो आज और कल में, जहां तक जो मैंने बताया है, कोलिजन को छोड़ के सब कर लो। और कहीं कहीं तो मिल जाएगा वेरिएबल मास सिस्टम कि रॉकेट प्रोपल्शन, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं उसको। वो क्वेश्चन स्किप कर देना। एक कॉलिजन, बस दो चीजें हैं ये। तो अराउंड 70% कंप्लीट हो गया है। कॉलिजन में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, प्रॉपर वेरिएबल मास सिस्टम में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। तो सब जगह मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। तो मैं चाहता हूँ पहले तुम प्रैक्टिस कर लो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सब कैलकुलेट करना सीख लो, उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन की एप्लीकेशंस कर लो। आज और कल में कंप्लीट कर लो, कल मैं तुम्हें कॉलेजन पढ़ाऊंगा, ठीक है? और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो नॉर्मल जो सॉरी इम्पल्स जो है ना, इम्पल्स, इम्पल्स को तुम यहाँ ऐसे देखो, इम्पल्स को यहाँ ऐसे देखो कि जो है ये नॉर्मल की तरह से है, एकदम से सडन नॉर्मल जो दिखाई देता है। ये पैन है, ये पार्टिकल ऑफ मास m में इज कमिंग डाउनवर्ड वेलोसिटी u। तो एफबीडी मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये पार्टिकल है ऑफ मास m। आफ्टर कोलिजन की बात मैं कर रहा हूँ, आफ्टर कोलिजन, या अभी तो एफबीडी में तो फोर्स बनाने हैं मुझे जो हिट करेंगे व्हेन पार्टिकल हिट्स। तो
पैन और पार्टिकल के बीच में एक फोर्स सेट होगा, एक फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स होगा ना बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, वो हिट करना मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये पार्टिकल पैन के ऊपर फोर्स लगाता है डाउनवर्ड, और ये फोर्स जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसको इंपल्स लिखता हूँ मैं, J1 है ये। तो ये पैन क्या करेगा, ऊपर एक फोर्स लगाएगा J1। ठीक है, ये फोर्स की इक्वेशन नहीं है, मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे इससे हम लोग। इसमें एक स्ट्रिंग भी कनेक्ट है यहाँ पर, तो स्ट्रिंग में भी एक इंपल्स सेट होगा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, एक जार उसमें सेट होगा, वो होगा स्ट्रिंग में तो हमेशा आउटवर्ड होता है ये J2। और एक ब्लॉक यहाँ पर है, एक ब्लॉक यहाँ पर है, उसमें J2 अपवर्ड। इसकी वेलोसिटी, इसका अब जो J1 है, इसकी इक्वेशन ये तो हम लिखे थे F net इज इक्वल टू M, F net इज इक्वल टू M। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर J net इज इक्वल टू डेल्टा P, और डेल्टा P जो फाइनल माइनस इनिशियल है। अब इसका J net देखो कितना है, और डाउनवर्ड पॉजिटिव, क्योंकि मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव तो अच्छा रहेगा, मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लूँ, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव। तो इसमें देखो फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन में लिखूं अगर, फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन में लिखता हूं अगर, तो माइनस J1 इज इक्वल टू डेल्टा P। तो उसका डेल्टा P बताओ पहले कितने हैं, डेल्टा P ऑफ पार्टिकल। MU minus MV. फाइनल माइनस इनिशियल बोल रहे हैं ना, Yes, sir. तो फिर क्या बोलेंगे, MV minus MU. MV माइनस M। इसके लिए देखो J1 माइनस J2 नेट इंपल्स ये हो गया इज इक्वल टू डेल्टा P। लिखो इसका, पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये तो रेस्ट पर था बिफोर कॉलिजन, बिफोर हिटिंग, और बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई mv, और मोमेंटम हो गया mv। ठीक है, थर्ड इसको देखो, अपवर्ड है तो माइनस J2 लिख देता हूँ, इसकी तो वेलोसिटी बेचारे की अपवर्ड ही है, ये तो नीचे आ रहे हैं, तो माइनस J2 इज, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, ब्लॉक की इक्वेशन, Minus MV. तो J2 जो है mv आ गया। J2 को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, J2 को मैं यहाँ ले आता हूँ तो मेरे पास आता है J1 इज 2mv, और J1 को अगर मैं यहाँ ले आता हूँ तो मेरे पास आता है v इज इक्वल टू u/3। बस Okay, sir. मतलब यही मैंने FBD बनाया एक तरह से, पर इस बार फोर्स नहीं लिया है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है इम्पल्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। तो पहले मैं लिखता था F net इज इक्वल टू M, आज मैंने लिखा है J net इज इक्वल टू डेल्टा P, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया, और सेम डायनामिक्स यूज की है जैसे तुम पहले करते आए हो। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करो इस चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा बेस है।